प्रिय विद्यार्थियों, समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि करियर में प्रवेश के चरण कौन से हैं। सबसे पहले अपने आप के बारे में पता करना, फिर करियर्स के बारे में पता करना, फिर उन दोनों जानकारियों के आधार पर चुनना और फिर जो भी आपने चुना है उसकी तैयारी करना। हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एंट्री रूट्स चार्ट करते हैं, कैसे उनको मिलाकर एक करियर पाथ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आज देखेंगे कि हमने जो भी करियर पाथ ड्रॉ किया है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं। तो आज का विषय है प्रिपेयरिंग फॉर अ पाथ। करियर की तैयारी करना, एक रास्ते पे चलने की तैयारी करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैयारी करने के पहले कि आप जिस ऑप्शंस को चुना है आपने, उसकी एंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या-क्या आपको क्वालिफाई करके उसमें पहुंचना पड़ेगा, क्या-क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन-कौन से कौशल आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले ये पता करना बहुत आवश्यक है। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए कुछ इसमें से जो पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस करने वाले हूँ, नए भी हो सकते हैं और चूँकि हम उसकी हमेशा तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए फिर हमारी सफलता की जो संभावना है, वो भी घट जाती है। यूजुअली किसी भी कोर्स में प्रवेश करने के लिए या करियर में प्रवेश करने के लिए कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे एक जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो है कि जो पिछला एग्ज़ाम आपने दिया है, उसके मार्क्स और परसेंटेज, जिसको कई बार आप एक शब्द में मेरिट भी कहते हैं। तो जो पहली तैयारी करने की ज़रूरत है कि आप 11वीं में किसी अच्छे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या ग्रेजुएशन में किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपके पिछला जो एग्ज़ाम हुआ होता है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स और अच्छी परसेंटेज लाना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या स्टडी मेथड्स हैं, वो कैसे करेंगे, वो हम कभी आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। अभी हम सिर्फ़ चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी संस्थान, किसी भी कोर्स, किसी भी करियर में प्रवेश करने के लिए कौन-कौन सी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो पहली रिक्वायरमेंट मैंने आपसे कही, वो है कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना। परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि 11वीं में के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 10वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है 12वीं पास होनी चाहिए। तो वो जो पिछला एग्ज़ाम आपने जो भी दिया है, उसमें आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, ये एक पहली एंट्री रिक्वायरमेंट्स है। कई ऐसे भी टेस्ट्स हैं जो बताते हैं कि आपके पिछले एग्ज़ाम में मिनिमम 60% होने चाहिए। तो ये पहली एंट्री रिक्वायरमेंट। दूसरी, कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ एडमिशन के लिए कई ऐसे कोर्सेज़ हैं, कई ऐसे करियर्स हैं जहाँ रिटन टेस्ट होता है। ये बहुत ही कॉमन है, ये सबसे कॉमन तरीका है किसी भी संस्थान में प्रवेश करने के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम हो। अधिकतर एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें कोई न कोई रिटन टेस्ट देना पड़ता है। कई ऐसे कोर्सेज़ और करियर्स हैं जहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। कई ऐसे कॉलेजेस मैं जानता हूँ जहाँ आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, एमबीए में एडमिशन के लिए आपको इंटरव्यू से गुज़रना पड़ता है। इंटरव्यू आप जानते हैं जहाँ अ, आपके सामने 3 या 4 लोग होते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी, जो आपसे आपके बारे में प्रश्न पूछते हैं और आपके सामान्य ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछते हैं और आपके व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन करते हैं, तो इंटरव्यू। कई जगहों पे ग्रुप डिस्कशन भी एक एंट्री रिक्वायरमेंट है। ग्रुप डिस्कशन में 4 से 8 लोग होते हैं, एक विषय पे चर्चा करते हैं और जो आपके एग्ज़ामिनर है वो देखते हैं कि आपके विषय की समझ कितनी है, आप ग्रुप में कितने अच्छे से काम करते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सबको साथ लेकर के कैसे चलते हैं। तो इंटरव्यू पर ग्रुप डिस्कशन पे हम आगे वीडियोज़ बनाएँगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप में से कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी कोर्स या करियर के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन में ऐसे कॉलम्स होते हैं, जिसमें आपको इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जैसे आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं? आपका एडमिशन क्यों होना चाहिए इसमें? इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही 90% लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। 10% लोगों को ही नेक्स्ट चरण में रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो जो हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कई बार उसके कॉलम्स में आपने जो उत्तर दिया है, जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे संस्थाएँ हैं जहाँ यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपने देश की 3 समस्याओं के बारे में लिखिए या आप ही का नामांकन इसमें क्यों होना चाहिए? आप अपने गुण-अवगुणों के बारे में लिखिए। तो आप जिस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं,
मतलब आप ये समझें कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वही स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसी के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि आपको अगले चरण में साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए बुलाना है या नहीं। तो ये एप्लीकेशन है। पोर्टफोलियो आप में से कइयों के लिए ये नया शब्द होगा, लेकिन यदि आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको डिज़ाइन का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो तो क्वालीफाई करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्वालीफाई करना पड़ेगा। साथ में आपसे पोर्टफोलियो माँगा जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो बेसिकली आपने एक डिज़ाइनर के रूप में, एक कलाकार के रूप में पिछले 1 या 2 सालों में जितना भी काम किया है, उसको एक साथ इकट्ठा करके एक जगह रखना, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, वो पोर्टफोलियो है। इसको थोड़ा सरल भाषा में और यदि मैं कहूँ, तो आप जब प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल में क्या होता है कि आपने साल भर में जो-जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसी का आप रिकॉर्ड रखते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि यदि आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो आप आम जीवन में भी कुछ न कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते रहते होंगे, कुछ ड्रॉ करते रहते होंगे, कुछ पेंट करते रहते होंगे। उन सारे कामों को एक जगह इकट्ठा करके जब आप प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग-अलग कोर्सेज़ में, अलग-अलग करियर्स में, अलग-अलग संस्थानों में एंट्री रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होंगी। बट जनरली जो मैंने अभी आपसे ये 6 एंट्री रिक्वायरमेंट्स कही है, इन्हीं में से कोई एक या एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन होगा। अब आते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखिए 2 तरह की प्रिपरेशन होती है। एक को हम कहते हैं जेनेरिक, जो आपको हमेशा करते रहनी पड़ती है क्योंकि आप ऐसे भी 3 महीने, 6 महीने, 2 साल में उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। करियर की तैयारी आपकी एक जेनेरिक तैयारी है जो आपको करते रहनी चाहिए। दूसरा, जिस करियर या कोर्स के लिए जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर कोर्स करियर की हर संस्थान की अलग-अलग प्रिपरेशन का तरीका होगा। तो 2 तरह की प्रिपरेशन होगी, जेनेरिक प्रिपरेशन और स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। जेनेरिक प्रिपरेशन से मतलब क्या है? आपको भाषा पे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप भाषा का इस्तेमाल करके ही कोई भी मटेरियल को पढ़ते समझते हैं और उसी के द्वारा व्यक्त भी करते हैं, लिख करके या बोल करके। तो ये एक ऐसा कौशल है भाषा से जुड़ा हुआ कि भाषा से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी अधिकतर परीक्षाओं में जो कंपल्सरी होता है, बट उसके अलावा भी जहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा नहीं भी हो रही है, वहाँ भी आपको जो भी उत्तर देने हैं, वो किसी न किसी भाषा का प्रयोग करके देना है। तो भाषा की विकसित करने की तैयारी आपको एक जेनेरिक तैयारी है, जो आपको करते रहने की ज़रूरत है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी स्किल्स, आपको पता है कि कैसे धीरे-धीरे इसकी महत्ता बढ़ती चली जा रही है। तो बेसिक कंप्यूटर्स की नॉलेज, उसके फंक्शंस की नॉलेज, अलग-अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, प्रेज़ेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, इसकी जो बेसिक प्रैक्टिस आपको होनी ज़रूरी है। आप किसी भी करियर की तैयारी कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता आपको बैंकिंग में, सिविल सर्विसेज़ में, टीचिंग में, हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी की नॉलेज की आवश्यकता है, इसीलिए मैं उसको जेनेरिक प्रिपरेशन में डालता हूँ। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश के बारे में, जीके जो है जनरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जो रोज़ दुनिया में चल रहा है, जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। बेसिक रीज़निंग आपकी ठीक होनी चाहिए, 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए। ये कुछ जो जेनेरिक में मैंने लिस्ट बनाया है, वो लगभग हर तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आप कल को साइकोलॉजी के प्रोफ़ेसर भी बनना चाहते हैं, उसकी भी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसमें जीके पूछा जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न जो यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है लेक्चरशिप के लिए, उसमें पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जेनेरिक प्रिपरेशन है, जिसकी तैयारी 1 महीने, 1 साल, 2 साल में नहीं हो सकती, उसकी तैयारी आपको लगातार करते रहनी पड़ेगी। फिर स्पेसिफिक तैयारी पे आते हैं। जैसा मैंने कहा, अलग-अलग एग्ज़ाम में अलग-अलग, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई क्वालीफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालीफाई करना पड़ेगा। डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो टेस्ट कंडक्ट करती है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो क्वालीफाई करना पड़ेगा। आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर है, वो क्वालीफाई करना पड़ेगा। इन एग्ज़ाम की अलग-अलग तैयारियाँ होंगी। ऑफ़ कोर्स जब हम आगे वीडियोज़ बनाएँगे, तो इनमें हर एग्ज़ाम के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जिस पाथ को चुनते हैं, उस पाथ पर एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी आपको अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। जेनेरिक प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम भी चाहिए, रेगुलैरिटी भी चाहिए और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए सिलेबस पता कीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न पता कीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर अरेंज कीजिए, ट्रेंड्स देखिए कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इससे आपकी तैयारी जो है वो मज़बूत हो जाएगी
उसके लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और वो एक्शन प्लान क्या है, कैसे बनाते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक अपने प्रश्न, अपनी शंकाएँ इस ईमेल आईडी पे भेजें और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।